आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बात हो रही है श्रीलंका में जारी राजनीतिक संकट की और आर्थिक संकट जिस तरह का बना हुआ वो हम देख रहे हैं। कोलंबो में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई है। श्रीलंका में आप प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षाकर्मी उन पर फायरिंग कर रहे हैं। वो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे थे। मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए, सुशांत सरीन सर हमारे साथ जुड़ गए, इंडियन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरीन सर, जो हालात इस समय श्रीलंका में बन रहे हैं, प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति 13 तारीख का पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वहां प्रदर्शनकारी सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए, हम जाते हैं, परिवारवाद खत्म हो, क्योंकि आप श्रीलंका को आगे नहीं बढ़ा रहे, पीछे कर रहे हैं। तो किस चीज का इंतजार गोटाबाया कर रहे हैं? ये तो गोटाबाया से ही पड़ेगा कि किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, लगभग 2-2.5 महीने हो गए हैं, उनके ऊपर मुसलसल एक प्रेशर पड़ रहा था कि अब आप जाइए। आपने और आपके परिवार ने श्रीलंका का भट्टा बैठा दिया है, लेकिन चिपके हुए अपनी कुर्सी के साथ। अभी भी जैसे आपने बिल्कुल सही बात की कि 13 तारीख तक मैं जाऊंगा। भाई 13 को कोई मुहूर्त निकाला है कि आपने? बिल्कुल। आपका देश जो है वो जल रहा है, लोग सड़कों पे निकल आए हैं, आपको अपने घर से भागना पड़ा है और इस जिल्लत उठा के भागना पड़ा है। उसके बावजूद आप चिपके हुए हैं। आप सौंपे सत्ता किसी और को ताकि देश को संभाला जाए, और देश को संभालना इतना आसान नहीं होगा जिस कगार पे पहुंचा दिया है राजापक्से परिवार ने। और इसमें श्रीलंका की जनता की भी कसूर है। इनको लेकर के कौन आया था दोबारा से? पहले ये भट्टा बिठा चुके थे, उसके बाद एक नई सरकार आई जी। उसके बाद इनको दोबारा अगर आप सत्ता में लेकर के आए तो अब आप किस बात पे अब इतना शोर शराबा कर रहे हैं? भाई आप ही तो लेके आए थे, आपकी वोटों से तो ये चुन करके आए थे। बहरहाल वो एक अलग बहस हो जाएगी। लेकिन अब जब इतना रोष है सड़कों पर, तो पहली चीज कोई भी जिम्मेदार राजनेता यही करता है कि भाई वो अपने पद से त्याग देता है, पद को त्यागता है और किसी और को आकर सत्ता संभाल लेता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि अगर सत्ता किसी और ने संभाल भी ली तो उनके पास क्या सल्यूशन है श्रीलंका को इस विपदा से निकालने का? और कोई आसान रास्ता नजर नहीं आएगा, आ नहीं सकता, क्योंकि अगर इस तरीके की आपकी बैंक्रप्सी हो जाए, आपका दिवालिया निकल जाए, तो फिर उसको वापस देश को पटरी पर लाने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी जो बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब कि जो अभी मुश्किलें हैं श्रीलंका में, ये और ज्यादा बढ़ेंगी इससे पहले कि ये बेहतर हो, और वो कोई आसान बात नहीं होगी। और इसमें अगर आप सड़कों पर ये सीन्स देखेंगे, क्योंकि अगर आपको निवेश की जरूरत है, कल को मैं निवेश करना चाहता हूं श्रीलंका में, मैं तो ये दृश्य देखकर मैं तो श्रीलंका नहीं जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं कल को टूरिज्म के लिए जाना चाहता हूं, मैं तो नहीं जाऊंगा ये दृश्य देखकर। तो वो जो एक प्रॉब्लम है, उसको आपको एक ऐसी लीडरशिप चाहिए, जो अभी लीडरशिप नजर नहीं आ रही। जो विपक्ष के नेता हैं वो भी एक लिहाज से क्रिटिसिज्म तो कर रहे हैं सत्ताधारी पार्टी का या सत्ता में जो लोग हैं, लेकिन खुद सत्ता लेने को तैयार नहीं है। तो फिर कैसे चलेगा देश? नहीं सरीन सर, खबर आ रही है कि सर्वदलीय सरकार बनाने की तैयारी है। और अगर आप विपक्षी नेताओं की बात करते हैं तो सर खबर यह भी आई कि एक्सपर्ट्स और जो विपक्षी पार्टियां थी वो लगातार सरकार को कह रही थी कि आप समय रहते आईएमएफ से बात कीजिए, समय रहते आईएमएफ से बात कीजिए। लेकिन राजपक्षे गोटाबाया तैयार नहीं हुए, और जब हालात बिगड़ते चले गए तो गोटाबाया कदम उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आईएमएफ तो अब सोच समझ कर ही डिसीजन लेगा। राजनीति में समय सबसे ज्यादा बलवान होता है जी। ये बात ठीक है कि वो कह रहे थे कि आप वहां पर जाइए, आईएमएफ के पास जाइए, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आईएमएफ ने जो चीजें आपसे करवानी थी ताकि आप अपने देश को की जो अर्थव्यवस्था है उसको दोबारा से बहाल कर ले, जब दिवालिया नहीं निकला था, जी जी, वो इतनी मुश्किल चीजें थी जो हम पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये श्रीलंका में भी बहुत उनको दुश्वारियां होनी थी, और वो डरपोक इतने थे ये राजापक्षे सारे भाई जितने थे, पूरा ये अपने देश को इन्होंने अपने अधीन कर लिया था, लेकिन कोई कदम उठाने को तैयार नहीं थे। पहले तो इन्होंने ऐसे कदम उठाए कि दिवालिया निकला, फिर दिवालिया निकलने से बचने के लिए वो जो कड़े कदम उठाने थे वो ये उठाने को तैयार नहीं थे। पिछले 50-60 साल में श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था इन्होंने बनाई है, जिस तरीके की इन्होंने जो सोशलिज्म का, ये भी एक सोशलिज्म का जो समाजवाद, हमारे यहाँ पर बहुत सारे नेता समाजवाद की बड़ी दुहाई देते हैं ना, ये समाजवाद की देन है जो श्रीलंका में हो रहा है। समाजवाद आपको इस जगह पर लेकर के आता है क्योंकि आप इस तरीके के
इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं जी जो बिल्कुल देश का दिवालिया निकाल देते हैं। और ये उसमें रिफॉर्म करने को ये तैयार नहीं थे, चाहे वो पेट्रोलियम सेक्टर हो, चाहे वो पावर सेक्टर हो, और तमाम जो इनके इश्यूज थे वो ये तैयार नहीं थे। वो मोनोपोलीज बनी हुई थी, लॉबीज बनी हुई थी, वो करने को तैयार नहीं थे। अब ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको। बहुत ठीक है सारी आपके जो बिजनेसेस हैं वो बंद होंगे, जी बहुत लोग बेरोजगार होंगे, बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ेगी। ये कोई आसान रास्ता नहीं है। किसी भी आप अर्थशास्त्री से पूछ लीजिए, इनके पास कोई आसान विकल्प अब बचा नहीं है, और जो भी विकल्प हैं वो इतने दुखदाई होंगे जी जी कि कोई भी राजनेता जो है उस पर हाथ डालने से डरेगा, क्योंकि उसकी राजनीति उसमें खराब हो सकती है। ठीक है अब वो सलीम सर रानिल विक्रमसिंघे आए थे तो उस समय जो विपक्षी दल थे, और उन्होंने उनको इनवाइट भी किया था कि आप भी आइए, सरकार में जुड़ जाइए, लेकिन अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, अपनी अपनी एम्बिशंस थी, जिसके करके वो नहीं आए। नहीं आए ठीक है उसके सर ऊपर ये गोटा भैया बैठा हुआ था। जी 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 तो अब क्या करा जाए? ठीक है सर, इन सर मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। शिवाज सर मैं आपका भी रुख करूंगी। तो श्रीलंका में राजनीतिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। कोलंबो में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर आपके स्क्रीन पर अभी आपको दिख रही होगी। श्रीलंका में अब प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षाकर्मी उन पर फायरिंग कर रहे हैं। आज तो जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे श्रीलंका के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल ये 4 तस्वीरें आप देख लीजिए, पूरी कहानी आप समझ पाएंगे। कल ही पद छोड़ दिया रानिल विक्रमसिंघे ने, राष्ट्रपति इस्तीफा देंगे 13 तारीख, उन्होंने कहा है कि 13 तारीख को मैं दूंगा। अभी क्या कुछ चल रहा है लगातार हम आपको बता रहे हैं। स्पीकर के हाथ में सत्ता, वहीं सर्वदलीय सरकार बनाने की तैयारी है। आगे क्या कुछ होगा इस पर भी हमारी नजर टिकी है। फिलहाल एक रिपोर्ट आप देखिए। ये श्रीलंका की तस्वीर है जहां के राष्ट्रपति फरार हैं, प्रधानमंत्री छिपकर बैठे हैं और कानून सरेआम गोलियों से छलनी हो रहा है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच जारी विद्रोह की ये सबसे नई तस्वीर है। एक तरफ ब्लैक कमांडोज हैं, बीच में दीवार और दीवार के इस पार खड़े हैं प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं। ब्लैक कमांडोज किसी भी हाल में प्रदर्शनकारियों को रोकना चाहते हैं, लिहाजा ब्लैक कमांडोज ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी और पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। इतनी गोलियां चली कि गिनना मुश्किल है। दीवार पर गोलियों के इस निशान को देखकर अंदाजा लगा लीजिए। एक तो संविधान के रक्षक पीठ दिखाकर भाग गए, जनता सड़कों पर है, सुरक्षा बल गोलियां बरसा रही है। ऐसे में दुनिया की चिंता इस बात को लेकर है कि आखिर श्रीलंका का क्या होगा, ये देश चलेगा कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो लगातार मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए। एक शिवाज सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। शिवाज सर, सरीन सर की बात से जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये कि समय रहते सही और कड़े फैसले नहीं लिए गए। आपका देश आर्थिक स्थिति उसकी खराब हो रही है, इसका आपको अंदाजा लगता है जब आप पिछले साल अगस्त में आपातकाल लगा देते हैं। मानवीय संकट की ओर देश बढ़ा, उसके पीछे सरकार जिम्मेदार, क्योंकि विदेशी कर्ज से आप पहले ही जूझ रहे हैं। कोरोना आया, उसने आपकी और कमर तोड़कर रख दी। तो दिक्कतें तो कब से हो रही थी ना। अगर बड़े फैसले लिए गए होते तो शायद मानवीय संकट की ओर श्रीलंका ना बढ़ता। देखो, सच्चाई तो यह है कि जो भी हो रहा है आज श्रीलंका में, उसकी वजह है श्रीलंका की गवर्नमेंट। और ये सच्चाई है, 2010 से लेकर 16 तक श्रीलंका को एक मॉडल कंट्री माना गया था, जब उसकी जीडीपी की ग्रोथ थी 6.2%।
मगर जैसे जैसे इस गवर्नमेंट ने जो एक प्रकार से एक्शन लिए हैं और डिसीजन लिए हैं, उससे डूब गया पूरा श्रीलंका। कहीं ना कहीं टैक्स कट कर दिया, उसके बाद जो एक कोविड-19 और ईस्टर बॉम्बिंग के कारण टूरिज्म बंद हो गया कि सारी इकोनॉमी 70% टूरिज्म पे डिपेंडेंट थी। उसके बाद टैक्स कटने से क्या हुआ कि जो पैसा आता था वो भी कम, और पैसा कम था तो उन्होंने कि जिस प्रकार से फर्टिलाइजर को इंपोर्ट करना बंद कर दिया, और फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग से उनकी जो एग्रीकल्चर आउटपुट थी 30 से 40% कम होगी। तो एक के बाद एक जो गलत डिसीजन लिए पुरानी गवर्नमेंट ने, ये अपना गोतबाया राजपक्षे की, और ये आज ऐसी हालात में है कि $51 बिलियन का कर्जा है, इनके पास फॉरेन रिजर्व बिल्कुल नहीं है, और अब ना तो इनके पास खाने के लिए पैसे, ना मेडिसिन के लिए, ना ऑयल, ना डीजल, ना पेट्रोल। तो ऐसे में बहुत बुरी हालत है, एक सिविल वार जैसी सिचुएशन है। और मैं ये समझता हूं कि ये नहीं समझ आ रहा कि इस समय प्रेसिडेंट 13 तारीख की आड़ क्यों लगाए बैठे हैं। आज की तारीख में कोई गवर्नमेंट नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो उनको इमीडिएटली रिजाइन करना चाहिए और ऑल पार्टी इंटरिम गवर्नमेंट बननी चाहिए। वो टेक ओवर करे, जैसे भी करे उसने ही करना है, और उसकी मदद हम कर सकते हैं, भारत कर सकता है, IMF उसको लोन दे सकता है। मगर अगर ऐसी सिचुएशन रही तो लोगों के हाथ में खून लग जाएगा और लूट और एरसन की हालात हो गए। अगर सिविल वार जैसे हो गए तो फिर बड़ा मुश्किल होगा श्रीलंका में, क्योंकि उसकी तरफ उससे होगा क्या, जो टूरिज्म कुछ आने वाला था वो भी नहीं आएगा, वो एक और बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद जो इन्वेस्टर आने थे वो भी नहीं पैसा लगाएंगे, IMF भी कतराएगा लोन देने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि सबसे पहले इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्म होना बहुत जरूरी है, और लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, पब्लिक को शांत करना, ये भी बहुत जरूरी है, जिससे कि एक माहौल पैदा हो, IMF आपको लोन दे। और मुझे लगता है भारत का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस समय। भारत ने एक बड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है, $5 बिलियन के करीब पैसा दिया है, जिसके अंदर हमने लोन भी दिया है, क्रेडिट लाइन भी दिया है, करेंसी स्वैप भी दिया है। मगर अभी हमें और देना पड़ेगा, क्योंकि हालात वहां पर बहुत खराब हैं, ना उनके पास पैसा है अगले दिन का कुछ भी खरीदने का। इसके नई गवर्नमेंट फॉर्म हो, नए प्रेसिडेंट चुने जाएं, इसकी भी सर लंबी प्रक्रिया है। पार्लियामेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, 30 दिन रेजिग्नेशन जब देंगे राजपक्षे, जो 13 तारीख तय करके बैठे हैं, रेजिग्नेशन के 30 दिन में पूरा प्रोसेस ये शुरू होगा, और 3 दिन के भीतर, रेजिग्नेशन के 3 दिन के भीतर बैठक होगी इस मसले पर। संसद के जो महासचिव हैं वो हाउस को इस्तीफे के बारे में पूरी जानकारी देंगे, और अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार होता है तो फिर बैलेट पेपर के माध्यम से आगे चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सरीन सर, जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है श्रीलंका में, उस पर चीन का नियंत्रण है, तो ये कैसे भारत की चिंता बढ़ाता है, और चीन को इसमें कैसे अपना फायदा नजर आ रहा है? आपके सवाल पे आने से पहले एक दो चीजें मैं जरा उसकी वजाहत करना चाहता हूँ। एक तो जो जनरल साहब ने बात की, वो बात तो ठीक है कि 6% ग्रोथ रेट था इनका, लेकिन सिर्फ देखिए ग्रोथ रेट को अगर आप देख करके चलेंगे ना तो आप बिल्कुल गलत राह पे चले जाएंगे। आपको ये देखना है कि वो ग्रोथ आई कैसे। अगर वो कर्जे के ऊपर आई है तो क्या आप इतना फिर कमा रहे हैं कि आप उस कर्जे की भरपाई कर पाए, और ये शायद नहीं हुआ श्रीलंका। तो इसलिए जो कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रोथ है उसको देखना बड़ी जरूरी। क्या ग्रोथ जो है आपकी सिर्फ कंजम्पशन से हो रही है, जैसे पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तानी तो इतने नवाब हैं कि ₹5 लगा के ₹1 कमाते हैं और बोलते हैं हमने बड़ी ग्रोथ कर ली है जी। तो अब इस तरीके की अगर नवाबी के शौक होंगे तो फिर हालात वही होंगे ना जो हो रहे हैं। दूसरी चीज जो मेरे ख्याल बहुत जरूरी है, खासतौर आपके दर्शकों के लिए, और उसमें मैं अपनी भी गलती मानता हूं, कि जब कोविड का संकट भारत में आया और भारत में भी अर्थव्यवस्था में काफी सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई, तो बहुत सारे लोग, और मैं उनमें अपने आप को भी गिनता हूं, हमारा ये मानना था कि सरकार जो है उसको टैक्सेस कम करने चाहिए ताकि लोगों के पास थोड़ा पैसा हो। सरकार को बहुत सारा पैसा मार्केट में डालना चाहिए ताकि चीजें चलती रहें। लेकिन सरकार ने, हमारी भारत की सरकार ने एक बड़ा कंजर्वेटिव तरीके से उसको आगे बढ़ा, लोगों को कुछ रिलीफ भी दिया, लेकिन कोई ऐसी हिमाकतें नहीं की कि आपकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाती। उसका नतीजा हम आज देख रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक स्टेबल है। प्रॉब्लम्स हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो वाली प्रॉब्लम्स जो अब श्रीलंका, पाकिस्तान और बहुत सारे मुल्कों में आपको नजर आ रही हैं, वो नहीं है। तो एक वो जो फिस्कल प्रूडेंस जिसको कहते हैं कि आप आर्थिक तौर पर समझदारी के साथ आगे बढ़े, वो बहुत जरूरी है।
जो शायद भारत ने अच्छी तरीके से किया। उसमें लोग कीड़े जरूर निकालेंगे, वो हर एक चीज में निकालेंगे, अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तब भी वो कीड़े निकालेंगे। जी। लेकिन जो आपका सवाल है, जो श्रीलंका में जो हालात पैदा हुए, देखिए अब भारत जितनी मदद कर सकता है वो कर सकता है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भारत की अपनी भी लिमिटेशंस है। बियॉन्ड द पॉइंट हम नहीं जा सकते, खास तौर पर अगर श्रीलंका के अंदर कोई दिशा का निर्देशन ना हो रहा हो, कि कोई डायरेक्शन आपने सेट नहीं की हो कि जिससे आप वापस अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए की तरफ जा रहे हैं। अभी है। तक जितनी भी हमने मदद की है वो बेसिकली कंजम्पशन है, कि भाई हमने आपको तेल दे दिया, आपको कोई क्रेडिट लाइन, जैसे जनरल साहब कह रहे हैं कि क्रेडिट लाइंस ओपन कर दी, लेकिन उससे हालात जो है वो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है, लेकिन हालात बेहतर नहीं होंगे उससे। जहां तक चीन का सवाल है, और चीन ने जिस तरीके का एक इंक्रोचमेंट किया है श्रीलंका में, उसका बहुत बड़ा असर पड़ा है जो श्रीलंका की ये हालत हुई है। और ये ना सिर्फ श्रीलंका के लोगों को, लेकिन इस खित्ते के लोगों को, खास तौर में खित्ते के बाहर के भी लोगों को, अफ्रीका वगैरह में, कि चीन जिस तरीके से घुसपैठ करता है, जिस तरीके से जो वो पुराने वो होते थे मनी लेंडर्स जो होते थे, जो साहूकार होते थे, जो पैसा देकर आपको चूस लेते थे, जिस तरीके की चीन की नीतियां हैं, मेरे ख्याल उससे भी लोगों को अवगत होने की जरूरत है। अब श्रीलंका में जो भी सरकार आएगी उसको कहीं ना कहीं ये कड़े कदम उठाने पड़ेंगे चीन के खिलाफ, और चीन के साथ जिस तरीके के सौदे किए हैं, चीन को जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स दिए हैं, उसका भी एक खामियाजा भरना पड़ेगा उनको। लेकिन अगर वो ये कदम नहीं उठाएंगे और अपनी सुरक्षा की जो सारी स्थिति है वो चीन के हाथ में दे देंगे, तो फिर उसका एक रिएक्शन भी आएगा ना। भारत तो ये नहीं अलाउ कर पाएगा कि भाई चीन वहां पर आकर बैठ जाए, अपने अड्डे बना ले वहां पर बिल्कुल। और जिस रिएक्शन की आप बात करें वो शायद हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, माफी के साथ